आरजेडी के कार्यालय में महागठबंधन की बैठक होना आरजेडी को ड्राइविंग सीट पर ले जाता है। सेंटर स्पेस में तेजस्वी यादव बैठ गए सेंटर स्पेस में, तो वह चेहरा हो गए। यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं तो इसका आशय यह है कि 2 डिप्टी सीएम भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यह बात तय हो गई है कि तेजस्वी यादव चेहरा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 19 सीटें माले को, 6 सीटें सीपीआई को और 4 सीटें सीपीएम को। माले की सीटें आपको कुछ बढ़ानी पड़ सकती है, कटौती होगी कांग्रेस की सीट से और कटौती होगी मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी। इन दोनों स्थितियों परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है कि पशुपति पारस को साथ रखने का कितना फायदा, अलग लड़े तो कितना फायदा। अल्लाह बरू ने कहा कि यूनिटी है और क्लैरिटी है, तो यूनिटी और क्लैरिटी है तो पप्पू यादव कहाँ है? बिल्कुल क्लियर करिए। हाँ, कन्हैया कुमार पदयात्रा करने के बाद कहाँ चले गए? कांग्रेस नेतृत्व ने मान लिया है कि जो अखिलेश सिंह की ताकत थी वह ताकत कन्हैया कुमार ने धारण कर ली है। यदि यह माना जा रहा है तो भूल है कि 2010 में, याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी, 400 करोड़ रुपए खर्च करके 4 सीटें जीती गई थी। गोपालगंज की सीट क्या होने जा रहा है गोपालगंज में? देखिए, गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला। लालू यादव तो रैलियों के बादशाह रहे हैं ना। लालू यादव के पास कोई आता था कि अच्छा कितने लोग लेकर आएंगे आप? 10,000। बोला लिखो 200 आदमी। तो उस व्यक्ति को लगता था क्योंकि उसे राजनीति करनी है कि लालू जी हमको 200 आदमी के लायक मान रहे हैं, तो 500 लेकर के आता था। दूसरी विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है अरवल की सीट। आपको अरवल का हिसाब किताब बताएं, दावेदारी। इतने उम्मीदवार, इतने दावेदार हैं कि पूछिए मत, पूछिए मत। सबसे लंबी लिस्ट हो गई हमारी अरवल की। हाँ, टिकट देने वाले, सिंबल देने वाले। अच्छा। तो चितरंजन शर्मा को भाजपा का टिकट दिलाया था श्री। अच्छा जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ नजर चिराग पासवान, प्रशांत किशोर की पार्टी के पास भी यहाँ बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। तेघड़ा की विधानसभा सीट क्या हो रहा है तेघड़ा? बीजेपी कर रही है इस बार यह सीट हम लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की नजर भी उन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है जहां ठीक ठाक सवर्ण आबादी है। मुजफ्फरपुर की सीट ये भी हॉट सीट है। मुजफ्फरपुर के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार के लाल यानी कि निशांत कुमार का एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में चाहे सीटें जितनी हो, यदि बहुमत मिलता है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान कर देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, और हमारी खामोशियां ही न जाने कब से अखबार बनी बैठी हैं। आपको मालूम है कि चुनाव का साल है और जनता सब देख रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार अपना बिहार किसका होगा। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और लाइव सिटीज एक बार फिर से लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम 6 विधानसभा सीटों का जिक्र करेंगे। देखिए, पहली सीट होगी गोपालगंज की सीट, दूसरी होगी अरवल, तीसरी होगी तेघड़ा विधानसभा सीट, चौथी सीट होगी मुजफ्फरपुर की सीट, 5वीं होगी रफीगंज की सीट और 6ठी सीट होगी टेकारी की सीट। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम पहली विधानसभा सीट पर तो आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन की भी पहली बैठक संपन्न हो चुकी है, क्या खबर आ रही है अंदर से? देखिए, आपने देखा समरीन जी की महागठबंधन की बैठक के पहले पटना में जो बैठक हुई, उसके पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राजद की ओर से आपने यह देखा कि तेजस्वी यादव, मनोज झा और उनके साथ संजय यादव, संजू मंजू, ये दोनों भी वहां थे और राजेश राम भी मौजूद थे। कांग्रेस के कोई पुराने नेता नहीं दिखाई पड़े, तो वहां एक लकीर खींची गई और जो तनातनी थी उसे थोड़ा कम किया गया और फिर यह तय हुआ कि पटना में बैठक होगी। 17 अप्रैल को पटना में बैठक हुई
और पटना की बैठक में भी इस बात का ऐलान तो नहीं किया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं, बिल्कुल लेकिन आरजेडी के कार्यालय में महागठबंधन की बैठक होना आरजेडी को ड्राइविंग सीट पर ले जाता है। फिर आपने देखा कि जो संवाद कक्ष था, बैठक कक्ष था, सेंटर स्पेस में तेजस्वी यादव बैठे। बिल्कुल हाँ, तो तेजस्वी यादव जब बैठ गए सेंटर स्पेस में तो वह चेहरा हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी बनाए गए। बिल्कुल। और उनके लेफ्ट राइट कौन? देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि लेफ्ट राइट जो बैठे, कृष्णा अलाबरू बैठे और मुकेश सहनी बैठे। मुकेश सहनी का भाव अचानक पिछले 24 घंटों में 17 अप्रैल की तारीख को याद करें तो बढ़ा हुआ था। तो यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं तो इसका आशय यह है कि 2 डिप्टी सीएम भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, एक कांग्रेस से और एक मुकेश सहनी की ओर से। लेकिन आंतरिक सहमति क्या बनी कि अभी इसे कोई नहीं कहेगा। ठीक है, क्यों नहीं कहेगा, इसके इफबट बहुत है कि तेजस्वी यादव का नाम आते ही कैसे लालू यादव का बैगेज आ जाता है। मुकेश सहनी जैसे ही डिप्टी सीएम हो तो स्वघोषित हैं, फिर कांग्रेस के लिए क्या स्पेस बचता है। ठीक है, वामपंथी पार्टियां जो हैं उनका मूल ध्येय, देखिए, सरकार में आना नहीं, सरकार में तो ठीक है महागठबंधन की सरकार बने, वे तो मंत्री भी नहीं बनते हैं, उनका मूल ध्येय है बीजेपी को हराना। तो अब यह बात तय हो गई है कि तेजस्वी यादव चेहरा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन फाइनली है। अब जो टकरार है और जिस बात पर इकरार होना है, ठीक है ना, यह बात जरूरी है कि कहां कौन सी सीट, संख्या कितनी। ठीक है ना, तो कांग्रेस की सीटें कम होगी, यह बात भी सभी जानते हैं। दिल्ली की बैठक में जरूर यह कहा गया कि 70 से कम हम लड़ेंगे तो पहले ही कांग्रेस की हार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी आए हैं, यदि पशुपति पारस के लिए भी कोई जगह बनती है, आईपी गुप्ता के सामंजन की बात भी होती है, तो सीटें कांग्रेस को भी कम करनी होगी और आरजेडी को भी कम करनी होगी, क्योंकि लेफ्ट पार्टी की जो सीटें हैं उन्हें 29 सीटें दी गई थी 2020 में। 19 सीटें माले को, जिनमें 12 पर जीत उन्होंने हासिल की, 6 सीटें सीपीआई को और 4 सीटें सीपीएम को। तो उन्हें कम नहीं कर सकते। माले की सीटें आपको कुछ बढ़ानी पड़ सकती है। तो कटौती कहां से होगी? कटौती होगी कांग्रेस की सीट से और कटौती होगी राजद 144 पर लड़ा था, वह 125 से नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है ना, नहीं जा सकता है। तो कांग्रेस की सीटें कम होगी और कांग्रेस की सीटें कम होगी तो कितनी होगी? मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिलेगी? क्योंकि देखिए, 17 अप्रैल को महागठबंधन की जब बैठक शुरू हुई और उसके पहले 24 घंटे का जो माहौल था, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महागठबंधन की जीत हार के केंद्र बिंदु मुकेश सहनी बन गए। हाँ, क्योंकि ऐसा ही बयान दिलीप जायसवाल ने दे दिया था। और उधर यह लग रहा था कि एनडीए को यदि 2025 के तय लक्ष्य के करीब पहुंचना है, जो नामुमकिन है, मुकेश सहनी आ जाए तब भी नामुमकिन है। यदि 150 पार भी करना है तो मुकेश सहनी की जरूरत है, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के पास जो 32% वोट है, उसके अलावा कोई वोट तो है नहीं। तो अति पिछड़ी जातियों का वोट इकट्ठा करना है तो वह मुकेश सहनी कर सकते हैं, आईपी गुप्ता कर सकते हैं और कुछ उम्मीदवार जहां होंगे वहां पशुपति पारस कर सकते हैं। यही हम स्पष्ट कर दें कि देखिए, पासवान जाति के सर्वोच्च नेता चिराग पासवान हैं और जो रामविलास पासवान की लीगेसी है उसे चिराग पासवान ने प्राप्त किया है, न कि पशुपति पारस ने प्राप्त किया है। यानी कि उत्तराधिकारी चिराग पासवान। हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और चिराग पासवान किसी घाट का नहीं छोड़ना चाहते हैं अपने चाचा को। आपने देखा लड़ाई कहां तक पहुंच गई, शहरबंदी तक पहुंच गई। तो देखिए, हमें तो यह भी खबर है कि इन दोनों स्थितियों परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है कि पशुपति पारस को साथ रखने का कितना फायदा, अलग लड़े तो कितना फायदा। ठीक है ना, तो सूरजभान सिंह वहां हैं पशुपति पारस के साथ इस कष्ट की बेला में भी, तो उनकी ताकत है। और कई ऐसी सीटें हैं आरजेडी के लिए जो डी ग्रेड की सीट है, जिस पर कांग्रेस भी
और आरजेडी भी यह स्वीकारती नहीं है कि यहां हम जीत सकते हैं, लेकिन वहां सूरजभान सिंह का प्रभाव है। जैसे मोकामा की सीट, लखीसराय की सीट, ऐसी सीटें हैं जहां सूरजभान सिंह यदि इधर आ जाएं तो वहां फायदा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल फाइट हो सकती है। तो वो स्थिति है। आईपी गुप्ता का क्या होगा, लेकिन जो बड़ी बात अभी भी छुटी हुई है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का क्या फैसला हुआ। बिल्कुल। हाँ, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का क्या फैसला हुआ। देखिए, कृष्णा अल्लाह बरू ने कहा कि यूनिटी है और क्लैरिटी है। हाँ। तो यूनिटी और क्लैरिटी है तो पप्पू यादव कहाँ है। बिल्कुल क्लियर करिए। हाँ, कन्हैया कुमार पदयात्रा करने के बाद कहाँ चले गए। कहाँ चले गए। हाँ, दिल्ली क्यों लौट हाँ, गए। दिल्ली क्यों लौट गए। हाँ, तो यूनिटी और क्लैरिटी तब होगा जब इन दोनों का फैसला हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, कन्हैया कुमार राजनीति बिहार में करेंगे नहीं करेंगे, और अखिलेश सिंह को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है। क्या कांग्रेस नेतृत्व ने मान लिया है कि जो अखिलेश सिंह की ताकत थी वह ताकत कन्हैया कुमार ने धारण कर ली है। यदि यह माना जा रहा है तो भूल है। ठीक है ना। हाँ, कन्हैया कुमार को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भूमिहार जाति का नेता बनने के लिए। भूमिहार जाति में जो नेता गिने जाते हैं बिहार में, उनमें कौन लोग शामिल हैं। उनमें शामिल हैं ललन सिंह, उनमें शामिल हैं अखिलेश सिंह, उनमें शामिल हैं गिरिराज सिंह। ये बड़े नेता हैं। फिर सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और फिर तमाम नेताओं के नाम आते हैं। तो अभी आपको कन्हैया कुमार को नेता बनाना होगा, लेकिन पप्पू यादव का फैसला नहीं हुआ तो पप्पू यादव को कहीं कोई दूसरा किसी और तरीके से न कैच कर ले, और फिर इसके बाद जो यूनिटी और क्लैरिटी है वह कैसे सीमांचल में भरभराएगा, यह तो लोकसभा चुनाव ने भी गवाही दी है। साफ तौर पर। ठीक है ना। तो यह स्थिति और परिस्थिति है कि महागठबंधन की ताकत, महागठबंधन की बैठक जरूर हुई है। एक बात हमने और कही थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है तो इसकी बैठक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव कहीं घूमने चले जाएं, मुकेश सहनी मुंबई लौट जाएं। ठीक है ना। तो इसकी बैठकें भी होनी चाहिए। और बैठक में देखिए, जो हमने कहा तकरार, तो सीटें तो कम हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस को जिस बात की ख्वाहिश है कि हमें छोड़ी हुई सीटें नहीं, यही ख्वाहिश मुकेश सहनी की भी होगी कि हमें छोड़ी हुई सीटें नहीं, हमें क्वालिटी सीट्स मिलना चाहिए। यानी कि रिजेक्टेड वाला माल नहीं। हाँ, रिजेक्टेड वाला माल नहीं। ठीक है ना। तो इस बात पर अब देखिए, निश्चित तौर पर जितने गठबंधन में घटक दल हैं, पार्टियां हैं, उनके नेताओं को कहा गया होगा कि आप जहां चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपके जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट सौंपिए, उनकी लिस्ट सौंपिए। और आजकल तो विभिन्न सर्वे एजेंसियां, इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसियां काम करती हैं। तो यह भी संभव है कि संपूर्ण इंडिया ब्लॉक की ओर से इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी को हायर किया जाए, जिस पर सबों की मुहर हो, और उनके पास सभी पार्टियों की, इंडिया ब्लॉक में शामिल जितनी पार्टियां हैं, उनके जितने दावेदार हैं, उनके बारे में रायशुमारी प्राप्त किया जाए, और फिर नंबरिंग की जाए कि भाई नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। यही तो फार्मूला निकल सकता है। कुछ स्थापित नेताओं की बात छोड़ दीजिए। और देखिए, आपने सब कुछ कर लिया, यूनिटी है, क्लैरिटी है, हर दिन हम मैदान में हैं, और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नजारत हैं। बिल्कुल। कांग्रेस बैठक में भी नहीं, बैठक में भी नहीं। जी। कांग्रेस की कार्य समिति नहीं है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर महागठबंधन को, क्योंकि तैयारी के मामले में एनडीए बहुत आगे है, बहुत आगे है। अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, विनोद तावड़े तो आजकल महीने में 15 दिन बिहार प्रवास कर रहे हैं। और जब बीजेपी तय कर देगा, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं कि बिहार चुनाव के प्रभारी कौन होंगे, तो फिर यह देखने की बात होगी कि ये कहां। और देखिए, संसाधन में हम तो बार बार कहते हैं कि 2010 में, याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी थी, 400 करोड़ रुपए खर्च करके 4 सीटें जीती गई थी। 400 करोड़ खर्च करके। ठीक है। सिर्फ 4 सीटें। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी की हैसियत अब बची नहीं कि 400 करोड़ खर्च कर दें। आरजेडी की क्या हैसियत है पता है आपको। बिल्कुल। और आपको लड़ना है एनडीए से, बीजेपी से। आपके पास एक ही है प्लस पॉइंट कि आप नीतीश कुमार की जो सेहत है, जो खराब हो रही है लगातार। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि अचेतावस्था में है। मैं अचेतावस्था में नहीं मानता हूं। नीतीश कुमार के प्रति लोगों का बैर नहीं है, नीतीश कुमार से नफरत नहीं है,
लेकिन नीतीश कुमार के बदले यदि आपको सत्ता की चाबी मिलती है तो आप नीतीश कुमार की तरह बिहार को चलाएंगे और बिहार में कोई 2005 के पहले का दौर नहीं लौटेगा। यह गारंटी देना सबसे बड़ा, आप कैसे इसे कर पाते हैं यह बड़ी बात होगी। यानी कि जनता को बिल्कुल। गारंटी चाहिए। जी, जनता को गारंटी चाहिए। बिल्कुल गारंटी चाहिए। तो चलिए पहली सीट का जिक्र करते हैं और पहली विधानसभा सीट है गोपालगंज की सीट। क्या होने जा रहा है गोपालगंज में? देखिए, गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला, बिल्कुल ठीक है। लालू यादव ने कभी चुनाव नहीं लड़ा गोपालगंज से, कभी लोकसभा चुनाव साधु यादव ने लड़ा था, जीत भी गए थे। बाद में यह सीट जो लोकसभा की सीट है वह रिजर्व सीट हो गई। अब गोपालगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं तो देखिए, गोपालगंज विधानसभा की सीट एनडीए के खाते में बीजेपी के हिस्से है, ठीक है ना। बीजेपी का ही उम्मीदवार वहां होगा। देखिए, 2020 में वहां से सुभाष सिंह चुनाव जीते। सुभाष सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन बीच में आकस्मिक निधन हुआ तो फिर यहां उपचुनाव हुआ। फिर उनकी पत्नी, जिनका नाम कुसुम देवी है, वह चुनाव जीती और मौजूदा विधायक हैं। लेकिन महागठबंधन में यह सीट किसके हिस्से में, यह सवाल है। यह सवाल इसलिए है कि 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में छोड़ी गई थी। कांग्रेस ने लड़ा था और कांग्रेस के उम्मीदवार थे यहां आसिफ गफूर, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के परिवार के। लेकिन वह तीसरे पायदान पर चले गए थे। तीसरे पायदान? हाँ, तीसरे पायदान पर। और उन्हें मात्र 36,460 मत आया था। और यहां दूसरे पायदान पर थे साधु यादव। अच्छा, निर्दलीय नहीं, बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। और उन्हें 41,000 के करीब मत मिला था। सुभाष सिंह जो अब नहीं रहे, स्मृति शेष हैं, उन्हें 77,791 मत आया था। तो देखिए, सुभाष सिंह मंत्री भी बनाए गए थे, उनका निधन हुआ। अब जब उपचुनाव हुआ तो यह सीट कांग्रेस ने नहीं लड़ी, यह सीट आरजेडी के खाते में आ गई, ठीक है। आरजेडी के खाते में आ गई। बीजेपी ने दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया तो कुसुम देवी फिर से चुनाव जीत गई। हाँ। लेकिन आरजेडी के खाते में आते ही संघर्ष बहुत तगड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है जी। और आरजेडी अपनों से ही हारा। आरजेडी को साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और ओवैसी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम ने चुनाव हरा दिया। हाँ, आपको याद होगा कुसुम देवी 70,000 मत लाकर चुनाव जीती थी। आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता बनाए गए। तो उन्हें 68,259 मत आए। मतलब 2,000 से भी कम मतों से जीत हार हुई यहां। लेकिन जो साधु यादव की पत्नी, उन्हें 8,800 मत आ गया। यानी कि कुसुम देवी को नहीं, साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ना। कुसुम देवी तो चुनाव जीती ही। कुसुम देवी तो चुनाव जीती ही। और जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हुए, जो असलम मुखिया, उन्हें आ गया 12,214 मत। अच्छा। तो यह जो परिदृश्य है ना गोपालगंज के उपचुनाव का, वह तेजस्वी यादव के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में सतर्क करने वाला है कि मुसलमान विभाजित हो जाते हैं। और क्या 2025 में इसे रोका जा सकेगा? बड़ा सवाल है जी। तो देखिए, अब यह सीट तो बीजेपी की हो गई। तो बीजेपी से कुसुम देवी, मतलब सुभाष सिंह की पत्नी, दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी, मौजूदा विधायक, वह स्वयं चुनाव लड़ती हैं या उनके बेटे अनिकेत सिंह वह वारिस बनते हैं, यह देखने वाली बात। तो सबसे बड़ी दावेदारी बीजेपी से कुसुम देवी और उनके बेटे अनिकेत सिंह की है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वह दावेदार हैं। देखिए, सुभाष सिंह हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, अपने बूते आगे बढ़े हैं। कहा जाता है कि कोई गॉड फादर नहीं है। चुंगी कलेक्टर से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक, और जिला परिषद के अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और रुपयों की लड़ाई कैसे होती है, यह भी आपको पता है, हमको पता है। तो यह भी भाजपा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। हाँ, ठीक है ना जी। और तीसरे हैं डॉक्टर विशाल वैश्य जाति से आते हैं, क्योंकि मोहन गुप्ता जो उपचुनाव लड़े आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर,
वह भी वैश्य जाति से। तो डॉक्टर विशाल नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, यह भी भाजपा के दावेदार हैं। अब आरजेडी की बात कर लें तो आरजेडी चूंकि 2000 से भी कम मतों से उपचुनाव में मोहन गुप्ता हारे हैं, तो उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन फिर से वही ओवैसी की पार्टी, अब जनसुराज भी है, बिल्कुल हाँ, अब अपने जनसुराज, भी हैं। हाँ। और देखिए जब यहाँ चुनाव की बात होती है तो रियाजुल हक राजू आरजेडी के, वह कांटा बनते हैं कि फूल बनते हैं पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है ना जी, पता ही नहीं चलता है। रियाजुल हक राजू भी चुनाव लड़ते रहे हैं। तो रियाजुल हक राजू का नाम जैसे ही आता है आरजेडी में, लोगों को शहाबुद्दीन का खौफ दिखने लगता है। अच्छा, ठीक है ना जी। और वहां वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू बनाम मुस्लिम के तौर पर हो जाता है। तो मोहन गुप्ता ने अब चुनाव हारने के बाद वहां कितना काम किया है, लोगों के संपर्क में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, और अब उनकी क्या स्थिति है, इस पर हम विशेष रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन आरजेडी की ओर से मोहन गुप्ता ही सबसे आगे चल रहे हैं आज की तारीख में। साधु यादव क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल। बिल्कुल हाँ, क्योंकि साधु यादव 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे और उपचुनाव में उनकी पत्नी तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर रही, लेकिन उनको जितना मत आया उसी से ये हार गए मोहन गुप्ता। हाँ, ठीक है। और जो ओवैसी के उम्मीदवार थे वो हमने बता ही दिया। तो साधु यादव की क्या गतिविधि होती है, पर भी नजर हाँ, लालू फैमिली से आप जानते ही हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार नहीं देने जा रही है, ऐसी बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार देने जा रही है। देने जा रही है। और इस बार देखिए जो अब्दुल सलाम लड़े थे, जिन्हें असलम मुखिया कहा जाता था, उनका भी निधन हो गया। तो उनके बेटे हैं अनस सलाम। अच्छा, हाँ, तो ओवैसी की पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं अनस सलाम। हाँ, अनस सलाम 12,000 पिताजी को मत आया था और इसी से आरजेडी की हार हुई थी, इस बात का ख्याल भी है। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर देखिए 11 अप्रैल को रैली क्या हुई क्या नहीं हुई यह अलग बात है, लेकिन उम्मीदवार तो उनके हर क्षेत्र में दिखाई पड़ने लगे हैं और उनकी उपस्थिति है। तो कई नाम हैं, देखिए जैसे राधा मोहन मिश्रा है, उनकी चर्चा हो रही है जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर। ज्योति देवी हैं, ज्योति देवी जो हैं वह रामावतार शाह 1995 में चुनाव जीते थे, यहाँ से एमएलए हुए थे, उनकी बेटी है। और इनके पति जो हैं प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। और देखिए एक सुभाष सिंह कुशवाहा हैं, अच्छा, पुराने कांग्रेसी हैं, यह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जनसुराज से, काफी चर्चा है। तो यह बात भी। अब देखिए हमने कहा कि 2020 में यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस से आसिफ गफूर लड़े थे। तो कांग्रेस नहीं दावा करेगी, ऐसा भी नहीं है। तो कांग्रेस की ओर से जो उनके जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गर्ग, उनका नाम बताया जा रहा है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूरी रिपोर्ट हम लोग गोपालगंज पर विशेष आगे बताएंगे ही, जब एक नया वीडियो लेकर आएंगे टिकट की टिकटिक और टिकट की रेस में। जी, यानी कि हम लोग सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी विधानसभा सीट पर हम जाएं। हम जिक्र करेंगे आईपी गुप्ता का। 13 तारीख को जो हुआ वो सबने देखा, यानी कि आईपी गुप्ता ने इतिहास तो रच दिया। 13 अप्रैल के पहले आईपी गुप्ता को कितने लोग जानते थे? जानते ही नहीं थे। और आपने तो देखा है कि लाइव सिटी के दफ्तर में वह बिल्कुल अकेले आते थे, हवाई चप्पल में चले आते थे। और उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ, तांती तत्वा पान महारैली। लेकिन 13 अप्रैल को, चूंकि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई थी और 13 अप्रैल को इतनी बड़ी रैली होगी, जो कहा जा रहा है कि 2013 में नरेंद्र मोदी की हुई रैली जिसमें बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद की सबसे बड़ी रैली। तो आईपी गुप्ता ने उस दिन पार्टी का ऐलान भी कर दिया, इंडियन इनकलाब पार्टी। ठीक है। और सुबह से ही देखिए गांधी मैदान में तो लोग पहुंच ही गए थे, और क्या पता क्या लोगों ने ट्रेनिंग दी, कैसे दी कि काफी संख्या में लोग सुबह चिड़ियाखाना में पहुंच गए थे। ताती तत्वा समाज के लोग सुबह फ्री एंट्री रहती है, शहर के बड़े लोग घूमने जाते हैं। तो उन्हें लगा कि ये सुबह सुबह कौन लोग आ गए भाई। हाँ, ठीक है ना। मैले कुचले लोग, झोला लेकर के पहुंचे हुए लोग, और कह रहे हैं हमारा नेता आईपी गुप्ता है,
तो लोग तो जानते ही नहीं थे कि आईपी गुप्ता है कौन। तो आईपी गुप्ता एक फैक्टर तो बन गए। ठीक है, तो अब आईपी गुप्ता की आगे की राह क्या होगी, वह किसके साथ, देखिए अकेला चना भार नहीं हो सकता, ये आप बार बार कहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अकेले चिराग पासवान नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये क्या कर पाएंगे। तो यह किसके साथ जुड़ते हैं, मुकेश सहनी अकेले क्या कर पाते हैं, ये भी आपने देखा है। तो किसके साथ जुड़ते हैं, दोनों जो गठबंधन है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया ब्लॉक हो, दोनों की नजर इन पर है, आईपी गुप्ता पर है। अब जहां आईपी गुप्ता मिल जा रहे हैं लोगों को, पहचान का संकट नहीं है, लोग गले मिलते हैं, बधाई देते हैं, आगे क्या करना है यह पूछ रहे हैं। और तांती ततवा समाज, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन जातियों को, क्योंकि बिहार में जाति ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो जिन जातियों को सत्ता में भागीदारी मिल गई है, या जो जातियां मजबूत हो गई, वह जाति अब अलग अलग कारणों से चुनावों में विभाजित हो जाती है। मेरे मन लायक उम्मीदवार नहीं मिला, मेरी जाति का उम्मीदवार नहीं है, तो हम क्यों माने लालू यादव को, हम क्यों माने नीतीश कुमार को, हम क्यों माने फला को। लेकिन जिन जातियों ने अभी सत्ता का स्वाद नहीं चखा है, उन जातियों में बिल्कुल पागलपन है, तड़प है। हाँ, पागलपन है। मुकेश सहनी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि अभी निषाद को, मल्लाह को ठीक से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो आईपी गुप्ता की जो जात है, तांती ततवा, उनकी भी स्थिति है, ये तो कोसों दूर है, सैकड़ों मील दूर है। तो अभी यह जाति जो है ना, अपने पर वोट देगी, अपने पर वोट देगी। आईपी गुप्ता उनके लिए हीरो हैं, जीत हार की परवाह नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको लड़ना है, इसलिए वोट देना है और वोट लेना है। तो देखिए आईपी गुप्ता की आगे क्या होता है। जी बिल्कुल। और किधर जाएंगे आईपी गुप्ता, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम दूसरी विधानसभा सीट पर आ जाते हैं। दूसरी विधानसभा सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है अरवल की सीट। अरवल से क्या खबर आ रही है? देखिए, अरवल एक पुलिस जिला है, बिल्कुल। और अरवल तो जिला इसलिए बना था क्योंकि नक्सलवाद था, वहां नरसंहार होते थे जी। तो अरवल, हम बार बार कहते हैं कि जो मगध का इलाका है, जो शाहबाद का इलाका है, ये इलाके ऐसे हैं जहां आरजेडी, कांग्रेस और माले, जब ये तीनों मिल जाते हैं डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन। तो आपको अरवल का हिसाब किताब बताएं, दावेदारी, इतने उम्मीदवार, इतने दावेदार हैं कि पूछिए मत। अच्छा, पूछिए मत अरवल में। हाँ, सबसे लंबी लिस्ट हो गई हमारी अरवल की। जी, हाँ जी। इसके बाद भी कुछ लोग छूटे होंगे जिनके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अरवल में 2010 में, अब रहे नहीं है, कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ है, चित्तरंजन शर्मा। चित्तरंजन शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार बने, चुनाव जीत भी गए। चित्तरंजन शर्मा का जो रिश्ता था वह अंडरवर्ल्ड से था। अच्छा। पांडव सेना के संस्थापक थे जी। और उन्हें टिकट कैसे मिला था आपको जानकर आश्चर्य होगा। टिकट देने वाले, सिंबल देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी तब, और सुशील कुमार मोदी को भी पता नहीं था कि यह चित्तरंजन शर्मा कौन है जिन्हें उन्हें सिंबल देना है। अच्छा। तो चित्तरंजन शर्मा को भाजपा का टिकट दिलाया था श्री रविशंकर ने। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चित्तरंजन जिनका वास्ता अंडरवर्ल्ड से, कितनी हत्याएं हुई इनकी लड़ाई में, तो ये कैसे उनके करीब हो गए और उन्होंने पैरवी की। तो चित्तरंजन शर्मा को टिकट, तो श्री रविशंकर ने, तो अरवल हुआ है, ठीक है ना। खैर 2015 में फिर से हार गए। 2015 में रविंदर सिंह यहाँ से आरजेडी से चुनाव जीते। 2015 में तो वह समीकरण ही, मतलब महागठबंधन नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ, तो यहाँ रविंदर सिंह आरजेडी का चुनाव जीत गए। ठीक है। और 2020 में फिर से माले, ठीक है ना। लेकिन चित्तरंजन उम्मीदवार नहीं थे, उम्मीदवार थे दीपक शर्मा। तो महानंद सिंह माले के जीते, उन्हें 68,286 मत आया। दीपक शर्मा 48,336 मत लाए भाजपा के। जब हम अरवल बात कर रहे थे और अरवल से आई रिपोर्ट को देख रहे थे दावेदारी से संबंधित, तो दीपक शर्मा कुछ पीछे छूटते हमें दिखाई पड़ रहा है भाजपा की दावेदारी। तो आप कहेंगे कि दावेदारी किसकी? बिल्कुल, तो दीपक शर्मा की दावेदारी है, ऐसा नहीं कि वे भागदौड़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जिन नामों की चर्चा हो रही है
उनमें मनोज शर्मा, मनोज गोह वाले। शर्मा, जी। यदि गोह और औरंगाबाद नहीं हुआ तो मनोज शर्मा अरबल भी लड़ सकते हैं। राम किशोर शर्मा है, पूर्व विधान पार्षद हैं और संगठन के पुराने आदमी हैं, जहानाबाद के हैं, उनकी चर्चा हो रही है। अच्छा। अब देखिए अजेंद्र शर्मा है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बहुत करीबी हैं, अभी उनके यहाँ होली मिलन समारोह में भी गए थे, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, चर्चा हो रही है। अब देखिए पीयूष शर्मा हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, शर्मा जी। उनकी चर्चा हो रही है। फिर देखिए रामकिशोर शर्मा, एक एमएलसी बताया कि राम विनय शर्मा हैं, ये भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा हो रही है। हमने कहा लिस्ट बहुत लंबी है। भास्कर कुमार हैं और फिर पिछड़ा अति पिछड़ा समीकरण को देखते हुए यहाँ भाजपा में भी कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, जैसे आनंद चंद्रवंशी हैं, अच्छा, सत्येंद्र भट्ट हैं, ठीक है, शशि भूषण भट्ट हैं। तो इतनी लंबी फहरिस्त तो बीजेपी से ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू में, जेडीयू भी, हाँ जेडीयू में मंजू देवी हैं, अच्छा, ठीक है, मंजू देवी हैं, मंजू देवी हैं। इसके अलावा राम किशोर वर्मा हैं, इसके अलावा जितेंद्र पटेल हैं, दयानंद सिंह हैं, समता पार्टी के जमाने से, और यहाँ नजर चिराग पासवान की। अच्छा, एलजेपीआर भी जाता है। हाँ, कि भाई हम जहानाबाद अरवल में कहीं तो लड़ेंगे। हाँ, तो सुनील यादव, अभी चिराग पासवान का कार्यक्रम कराया था, आपको याद होगा। देखिए दिव्या भारती हैं, अच्छा, दिव्या भारती हैं जी। और इंदु कश्यप को लग रहा है कि जहानाबाद में ज्यादा घमासान है, ज्यादा दावेदार हैं, तो अरवल चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अरवल चलते हैं। तो ये स्थिति अरवल की, हाँ, जो एनडीए ब्लॉक की है। अब चलिए देखिए, अब वहां दावा नहीं कर रहे हैं अभी जीतन राम मांझी कि माले तो है ही, लेकिन चुनाव के वक्त दूसरी पार्टियों के नेता जो घटक दल में हैं, वो अपनी दावेदारी क्यों छोड़े, टिकट मिले ना मिले। बिल्कुल, हाँ, कई लोग तो प्रचार भी शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस से धनंजय शर्मा है, बहुत ही एक्टिव है, राम विनय यादव हैं, अच्छा, और आरजेडी से रविंदर सिंह हैं, पूर्व विधायक हैं, ठीक है ना, जी। रामेश्वर चौधरी हैं, जगजीवन राम हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जयप्रकाश यादव हैं, बिंदेश्वरी यादव हैं, ये प्रिंसिपल हैं, किरण देवी हैं और घनश्याम वर्मा हैं। अच्छा, अब देखिए जनसुराज पार्टी के पास भी, प्रशांत किशोर की पार्टी के पास भी यहाँ बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, समझे ना। रंजय कुमार है, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। देखिए जिला परिषद अध्यक्ष बनना ही बड़ी बात हाँ होती है जी। और कुंती देवी हैं, प्रखंड प्रमुख हैं, और आनंद मुखिया है, हाँ, भी है जी। तो यह अरबल की स्थिति है। अब कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, टिकट के करीब पहुंच रहा है, किसमें क्या नुक्स है, किसमें क्या लाभ है, और यह सब कुछ आपको विशेष रिपोर्ट जब टिकट की टिकटिंग और टिकट की रेस की चर्चा करेंगे तब हम सब बताएंगे बिल्कुल। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं बक्सर का। बक्सर से भी खूब खबर आ रही है, उथल पुथल मची हुई है, क्या हो रहा है बक्सर में? देखिए बक्सर में हो क्या रहा है कि बक्सर में सनातन की गूंज पूरे जिले में अब उठ खड़ी हुई है। अच्छा, तो सनातन की गूंज, और दूसरी बात बक्सर में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई तो शुरू हो गई है, लोकल आउटसाइडर्स। तो बक्सर में अब क्या कहें, अभी आपने देखा कि रामनवमी में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, बिल्कुल, विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे ने कराई। वे कहते हैं चुनाव लड़ना तो उनके लिए छोटी सी बात है। और आज ही देखिए, आज उन्होंने वहां यज्ञोपवीत संस्कार कराया है निःशुल्क। अच्छा, वो एक वेद का विद्यालय भी चला रहे हैं। तो बक्सर में लड़ाई स्थानीय बाहरी इसकी जबरदस्त चल रही है, क्योंकि देखिए अश्विनी चौबे भी भागलपुर से आए थे, मिथिलेश तिवारी भी बाहर से आए थे। हाँ, तो क्यों हम बाहरी को टिकने दें। तो वहां मुन्ना तिवारी जीते हुए हैं ही। अब देखिए जो बातें होती है, बीजेपी से नाम चलता है प्रदीप दुबे का, नागेंद्र नाथ ओझा के बेटे संतोष ओझा का,
वो हैं राजकुमार चौबे हैं ही जो लगातार, लेकिन वो कहते हैं चुनाव हमें नहीं लड़ना, नहीं चुनाव मेरे लिए लड़ना है। छोटी बात है, बिल्कुल। हम पूरे बिहार में सनातन को जगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद पुष्पांजलि का, वर्षा पांडे का, समझे ना, रानी चौबे का, उषा दुबे का। और बक्सर में एक विचित्र बात है, महिलाएं बहुत बहुत महिलाएं, ठीक है, बहुत महिलाएं। जी जी। तो यह जो लड़ाई है स्थानीय और बाहरी की, भीतरी और बाहरी। हाँ भीतरी और बाहरी की, वो सिर्फ बक्सर विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा। पिछले पॉडकास्ट में हमने ब्रह्मपुर की चर्चा की थी, बिल्कुल की थी। तो ब्रह्मपुर से हमारी खबर आई कि आपने तो एक नाम छोड़ ही दिया। ब्रह्मपुर में शंभूनाथ यादव जीते हुए हैं, जो लालू यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे आरजेडी के, बिल्कुल। और हुलास पांडे लोजपा के सबसे प्रबल दावेदार हैं। पिछला बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, चर्चा भी की थी जी। फिर हमने दिलमणि मिश्रा की चर्चा की थी, कैलाशपति मिश्र के परिवार की। फिर हमने प्रदीप राय की चर्चा की थी, संतोष रंजन राय की चर्चा की थी। तो हमें बताया गया ब्रह्मपुर से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को आप कैसे भूल रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी बिहार के जाने माने नेत्र सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, और ब्रह्मपुर के ही रहने वाले हैं। तो ब्रह्मपुर में नैनी जोर एक गांव है, बड़ा गांव है, और कहा जाता है कि चुनाव के निर्णय में इस गांव की बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। ठीक है ना जी। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की गूंज हमें वहाँ स्थानीय हमारे जो खबर नवीस हैं, हाँ ठीक है, जो हमारे खबरी हैं उन्होंने दी। फिर भाजपा के भीतर हमें पता चला। अच्छा। तो हमें लगा कि भाई इनका नाम तो बताया जाना चाहिए। तो वहां भी ब्रह्मपुर में भी यह गिना जा रहा है कि कौन कौन दावेदार हैं जो बाहरी हैं, कौन कौन दावेदार जो हैं हमारे अपने हैं। ये डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार की आंख में जो समस्या है उसे पकड़ा था। अच्छा। ठीक है ना। जी जी। हाँ, तब ये डॉक्टर सुभाष प्रसाद के साथ थे, और नीतीश कुमार डॉक्टर सुभाष प्रसाद के पास आंख दिखाने गए थे। डॉक्टर सुभाष प्रसाद और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने देखा था, समस्या बहुत बड़ी नहीं थी, समस्या का तुरंत समाधान संभव था, सलाह भी दी गई थी। लेकिन भाई नीतीश कुमार की बात थी, वो दिल्ली पहुंच गए, फिर राजभद्र आजाद मिले। तो सत्यप्रकाश तिवारी एक ऐसे केंद्र बिंदु बने हुए हैं ब्रह्मपुर के लिए। वहाँ लगातार आई कैंप, हेल्थ कैंप, फिर वहाँ मतलब ऐसा है कि लगातार कनेक्ट है। और पटना में भी जो ब्रह्मपुर से लोग आते हैं, किसी न किसी कारण से आ गए, भाई हमें इलाज कराना है, हमें ये करना है, वो करना है, तो आँख की समस्या है तो स्वयं उसका निराकरण कर देते हैं। लेकिन एम्स में दिखाना है, पीएमसीएच में दिखाना है, तो यह सारी व्यवस्था वो करते रहते हैं। तो ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की चर्चा भी जरूरी हो जाती है, जरूरी हो जाती है। और आजकल समझ ही रहे हैं कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में आए, और परिवार से भी देखिए, इनके एक भाई बीएचयू में डॉक्टर हैं, इनके भाई प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और वैसे लोगों से आजकल की जनता बचना चाह रही है। जो नया जो लोग पढ़े लिखी जमात है कि भाई जो कुछ दे न सके, मतलब वैसे लोगों को मत बनाओ जो बनते ही लूटना शुरू कर। बिल्कुल। तो ठीक है ना। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी की चर्चा बहुत तेज है, यानी कि जिनके हाथ खुले हुए हैं, जनता उन्हीं के साथ है। हाँ, जिनके पास देना जानते जिनके पास दूसरा, नहीं तो भाई बिहार में तो आजकल सांसद और विधायक 70% वाले तो सब हैं। 70% तक कमीशन हो गया है। इसका रहस्योद्घाटन भी हम किसी दिन करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा। तीन ऐसे काम में 70% बताएंगे जब वीडियो करेंगे, ठीक है ना, कि यदि ये काम आपके सांसद और विधायक कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसमें 70% तक कमीशन लिया जा रहा है। यानी कि ये बड़ा वाला खुलासा भी लाइव सिटीज पर ही बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं, और अगली विधानसभा सीट है तेघड़ा की विधानसभा सीट। क्या हो रहा है तेघड़ा में? देखिए, तेघड़ा बेगूसराय में है, बिल्कुल, और बेगूसराय लेनिनग्राद का है, लेनिनग्राद, ठीक है ना। तो इसी बरौनी तेघड़ा के कारण, पहले बरौनी ही था, तेघड़ा हुआ, तो लेनिनग्राद कहा गया। और सारे संघर्ष जो वामपंथियों का संघर्ष है और गैर वामपंथियों के बीच का संघर्ष है, उसका यह गवारा है तेघड़ा। तेघड़ा का जब चुनावी इतिहास देखेंगे तो प्रारंभिक दौर में पूरे बिहार में ही, पूरे देश में ही कांग्रेसियों का ही दबदबा था। लेकिन जब वामपंथ की राजनीति चली तो तेघड़ा पर कम्युनिस्टों का कब्जा हुआ। राजेंद्र सिंह कई बार विधायक बने। तो तेघड़ा में 2020 में भी राम रतन सिंह सीपीआई के
चुनाव जीत गए। ठीक है। ठीक है ना। सीपीआई की जो 4 सीटें मिली थी बिल्कुल। लड़ने के लिए, 6 सीटें मिली थी, उनमें से एक में तेघरा में रामरतन सिंह ने जीत हासिल की। और वीरेंद्र महतो जो पूर्व महाधिवक्ता स्मृति शेष रामबालक महतो के बेटे, इन्होंने पटना से जाकर चुनाव लड़ा था। तो यह चुनाव हार गए जेडीयू उम्मीदवार के हैसियत से। 85,229 मत आया था रामरतन सिंह को और वीरेंद्र महतो को 37,250। और जो चिराग पासवान का खेला चल रहा था ना जी, चिराग मॉडल, तो ललन कुंवर जो पुराने भाजपा के हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं, वह एलजेपी के उम्मीदवार बन गए थे, वह भी करीब 29,000 मत लाए थे। हाँ। तो देखिए अब इस सीट पर जेडीयू क्लेम करती है, ठीक है ना। सीपीआई से फिर से रामरतन सिंह होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये जो वीरेंद्र महतो हैं 2020 में जेडीयू के उम्मीदवार बने, यह 2015 में विधायक बने थे और आरजेडी के विधायक बने थे। अच्छा। सीपीआई को हरा दिया था। जी जी जी। तब सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी। हाँ। लालू, कांग्रेस और नीतीश एक साथ लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो यह जीते, फिर बाद में 2020 के चुनाव के पहले जेडीयू में आ गए थे, लेकिन जेडीयू में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो जेडीयू दावा कर रहा है, अब जेडीयू से वीरेंद्र महतो या एक भूमिपाल राय हैं एक्स एमएलसी, लेकिन बीजेपी करे कि नहीं इस बार यह सीट हम लड़ेंगे। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी करे इस बार यह सीट हम लड़ेंगे, यानी कि इस सीट पर टेंशन दिख रहा है। हाँ, इस सीट पर टेंशन दिख रहा है। हाँ, है। तो यहाँ बीजेपी से किन के नाम की चर्चा चल रही है? तो सबसे अधिक चर्चा चल रही है रजनीश सिंह की, जो एक्स एमएलसी हैं, रतन सिंह जो जिला परिषद के अध्यक्ष, अशोक सम्राट और राम लखन सिंह की लड़ाई जिसको याद हो, मतलब अशोक सम्राट सूरजभान सिंह की लड़ाई कर सकते हैं। देखिए राम लखन सिंह तो 2015 में जब नीतीश महागठबंधन बनाकर लड़ रहे थे तो बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो रजनीश सिंह रतन सिंह के दामाद हुए, ठीक है, तो एमएलसी का चुनाव हार गए थे। तो ये बीजेपी के स्थापित नेता हैं और बीजेपी के मतलब राष्ट्रीय कमेटी में भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रजनीश सिंह, ललन कुमार, देखिए फिर से वह तो गए ही थे लोजपा से लड़ने के लिए और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो घर वापसी फिर से बीजेपी में हो गई, तो इनकी चर्चा भी हो रही है। फिर देखिए कृष्णनंदन सिंह हैं, समझे, तो इनके बारे में भी है कि भाई ये भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सीपीआई, मतलब महागठबंधन में कोई लोचा नहीं है। तो आपको जेडीयू और बीजेपी हमने बता दिया। अब देखिए जनसुराज भी है जी, क्योंकि प्रशांत किशोर की नजर भी उन विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है जहां ठीक ठाक सवर्ण आबादी है। बिल्कुल, ठीक है ना, सवर्ण आबादी है, क्योंकि जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां प्रशांत किशोर की आवाज ज्यादा पहुंच रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए वहां भी जनसुराज के भीतर भी टिकटों की लड़ाई, दावेदारों की लड़ाई थी, लेकिन डॉक्टर सोनू शंकर है पिछले कई वर्षों से, देखिए पहले एक दूसरी पार्टी में थे, तो डॉक्टर सोनू शंकर अब जनसुराज के दावेदारों में सबसे आगे जाते हुए सामाजिक कार्य में लगे ही रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। तो जब 11 अप्रैल को पटना में रैली हुई तब भी वह बड़ी संख्या में लोगों को लेकर पहुंचे थे। बिल्कुल बड़ा काफिला था। जी। और प्रशांत किशोर का झंडा उठाने वालों में बेगूसराय में तगड़े से, देखिए बेगूसराय की लड़ाई जो है तगड़े से लड़नी होती है, तगड़े से लड़नी होती है, हल्के फुल्के से नहीं चलेगा। नहीं, बेगूसरैया है ना भाई, वहाँ मध्यम बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। हाँ, मध्यम बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर सोनू शंकर जो हैं सबसे आगे चल रहे हैं जनसुराज के दावेदारों में। यह देखने की बात है कि अब देखिए वहां जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी और पूरा जो टिकट की रेस में और टिकट की टिक में हम लोग तो बताएंगे, पूरा ब्यौरा देंगे। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे नीतीश कुमार के लाल यानी कि निशांत कुमार का, एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। देखिए अभी तो आपने शुक्रवार को रात में मुलाकात की थी पटना के मौर्या होटल में, और पहली बार इंटरव्यू 1-to-1 भी आपने ही किया था, जिसमें उन्होंने अपने पिता के फिटनेस के बारे में बताया था, अगले 5 साल। और शुक्रवार को जब आपने बातचीत की तो निशांत ने कहा तेजस्वी को चैलेंज दिया। तेजस्वी यादव को चैलेंज किया ना। तो निशांत परिपक्व हो रहे हैं, इसमें कहीं को शक नहीं है। निशांत आजकल
इतिहास की किताबें पढ़ रहे हैं, बिहार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा। लोहिया को पढ़ रहे हैं, पिता के संबोधन को पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम्म लेकिन इसके बाद भी हमें यह लगता है, निशांत परिपक्व हो रहे हैं लगातार, हम्म कि निशांत कुमार की शादी अभी टली है मेरी जानकारी के हिसाब से। बिल्कुल, हाँ, शादी टाल दी गई है टाल दी गई है, क्योंकि जी। चुनाव की व्यवस्थाएं बढ़ेगी। हम्म और निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री डायरेक्ट, हम्म मतलब नीतीश कुमार इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव के पहले हो जाए। चुनाव के बाद क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहेगी, बीजेपी कौन सी चाल चलेगी, सपना अपना हो क्या इसे पूरा किया जाएगा, तो जेडीयू को फिर कौन लीड करेगा। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी है परिवार को आगे नहीं बढ़ाना, बिल्कुल। परिवारवाद के खिलाफ बोलना। हम्म तो नीतीश कुमार यदि निशांत कुमार को अभी लॉन्च करा देते तो वह तेजस्वी यादव पर नहीं बोल पाते और संपूर्ण बीजेपी को भी खामोश हो जाना पड़ता। हाँ, बिल्कुल। कि देखिए लोगों को चिराग पासवान का परिवार तो याद आता नहीं है। हाँ, ठीक है ना, लोगों को जीतन राम मांझी का परिवार तो याद आता नहीं है, याद आता है। लोगों को तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार ही याद आता है। अभी देखिए पटना में आंधी तूफान का वक्त था, जेडीयू का कार्यालय है बिलचंद पटेल पथ पर, तो वहां एक पुरानी होर्डिंग लगी हुई थी जिसमें नीतीश कुमार का नारा कि पूरा बिहार मेरा परिवार, तो वह होर्डिंग टूट गई थी, गिर गई थी, उस पर जो फ्लेक्स था वह फट गया था आंधी तूफान में। तो ये हुआ कि यह होर्डिंग जब बदली जा रही है तो कुछ नए नारे लिख दिए जाए जिसके कारण चुनाव भी दिखे। जो एक और होर्डिंग लगी 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ। लेकिन वो पूरा बिहार मेरा परिवार, अब इसे हटाकर उस पर नई होर्डिंग में चुनाव से संबंधित स्लोगन लिखना है तो नीतीश कुमार से सहमति ली जानी थी। नीतीश कुमार ने कहा ये कैसे होगा। अच्छा। हाँ, यदि इस नारे को आप बदल देंगे तो पब्लिक समझ जाएगी कि हम निशांत कुमार को लॉन्च करा रहे हैं। तो हम लॉन्च तो करा नहीं रहे हैं। तो निशांत कुमार की अभी एंट्री नहीं होने जा रही है, चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बढ़ेगी। बिल्कुल दिख रही है। और देखिए सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक भी है। हम तो कई उदाहरण देते हैं कि भाई जब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे तो सोनाक्षी प्रचार में नहीं गई थी क्या? गई थी ना। हाँ, भागलपुर में अजीत शर्मा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस, नेहा शर्मा आती है ना, आती है ना। जब धर्मेंद्र चुनाव लड़ते थे तब भी हेमा मालिनी जाती थी ना। हाँ, तो इसलिए निशांत अभी मतलब आपको दिख सकते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हुए मुझे नहीं दिखते हैं और डायरेक्ट पॉलिटिकल एंट्री जो मेरा तजुर्बा करता है और जो मेरी जानकारी करता है फिलहाल नहीं होने जा रही है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करेंगे और अगली विधानसभा सीट है मुजफ्फरपुर की सीट। ये भी हॉट सीट है, क्या खबर नहीं है? भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण है मुजफ्फरपुर, और मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है। साजिश चल रही है? हाँ, साजिश चल रही है। अच्छा। मुजफ्फरपुर तो दूसरा तीसरा शहर बिहार का सबसे महत्वपूर्ण था ना, लेकिन अब मुजफ्फरपुर पर किसी की नजर है। लोग मिथिला की बात कर रहे हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल रहा है, पटना का विस्तार हो रहा है, मुजफ्फरपुर कहीं पीछे छूट रहा है, कोई बात करने वाला है ही नहीं। हाँ, ना अजय निषाद ने कभी बात की, न राजभूषण चौधरी निषाद बात कर रहे हैं, और वहां तो और देखिए तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के खिलाफ साजिश, मुजफ्फरपुर काफी पीछे छूटता जा रहा है। और मुजफ्फरपुर में अब चुनाव, देखिए हमें बार बार यह बात समझनी होती है कि बीजेपी कहने के लिए शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, बिल्कुल, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां शहर में ही बीजेपी हार गई। पटना के दानापुर में, बक्सर में, जी, औरंगाबाद में, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, सासाराम में, और मुजफ्फरपुर में भी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के घाघ नेता सुरेश शर्मा जो मंत्री भी थे, ठीक है ना, वह चुनाव हार गए 2020 में, और वहां विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के चुनाव जीत गए। और आश्चर्य की बात ये हुई कि सुरेश शर्मा चुनाव हारे, विजेंद्र चौधरी चुनाव जीते। सुरेश शर्मा को जितना मत जीत के साथ 2015 में मिला था उससे वह करीब 20,000 कम मत हासिल किए। 20,000 कम मत, जी। देखिए विजेंद्र चौधरी 81,871 मत लाकर चुनाव जीते थे और सुरेश शर्मा 75,000 मत लाकर हारे। और सुरेश शर्मा 2015 में जब नीतीश कुमार साथ नहीं थे तब मुजफ्फरपुर में जीते थे। अच्छा, तब मुजफ्फरपुर में जीते थे, जी, हाँ, जी, ठीक है ना। और उन्हें 95,000 मत आया था। और विजेंद्र चौधरी
जो लालू, कांग्रेस और नीतीश के संयुक्त उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 65,000 आया था। तो 2015 में नहीं हारे सुरेश शर्मा, ठीक है, 2020 में चुनाव हार गए। ये बड़ी बात, बड़ी ठीक, बात है, बड़ी बात, ठीक है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बीजेपी के लिए भी हम्म, अब सवाल यह पैदा होता है कि 2025 में कौन? हम्म, तो 2025 में देखिए सुरेश शर्मा फिर से टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल। उम्र हो चुकी है, हम्म, लेकिन उम्र के आधार पर हम्म। यदि टिकट कटेगा तो बहुतों का कटेगा, बहुतों का कटेगा जी, और सुरेश शर्मा से बड़ा चेहरा मुजफ्फरपुर में कोई है नहीं। कोई है नहीं। तो सुरेश शर्मा स्वयं लड़ते हैं, हम्म, या फिर देखिए अब यह भी राजनीति भी खूब होती है ना। हम्म, सुरेश शर्मा के जो बेटे हैं राजीव शर्मा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कारोबार भी है, अच्छा सुरेश शर्मा फैमिली का जी, बहुत बड़ा कारोबार है। हम्म, मेडिकल कॉलेज, ऑटोमोबाइल की एजेंसीज, समझे, ये तो ही सारे पैसों की कोई कमी नहीं, वो सब कोई यहाँ कोई कमी कंजूस नहीं। है, ठीक है, जी जी जी, ठीक है ना। हाँ, तो जो राजीव शर्मा है, हम्म, पिताजी बीजेपी में और राजीव शर्मा जेडीयू के बहुत करीब है, अच्छा, ठीक है, जी, जेडीयू के बहुत करीब है। हम्म, तो ललन सिंह के बहुत करीब है। हम्म, तो अब यह बात चल रही है क्या उम्र के आधार पर यदि सुरेश शर्मा का टिकट कटता है तो क्या यह सीट जेडीयू ले सकती जेडीयू है ले सकती है, और राजीव शर्मा को टिकट मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसे समझने की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे कि शिवहर को छोड़ दीजिए तो शायद ही कोई ऐसा शहरी क्षेत्र है, जिला मुख्यालय का क्षेत्र है, जहां बीजेपी चुनाव न लड़ती हो, ठीक है ना। तो क्या मुजफ्फरपुर सीट बीजेपी नहीं लड़ेगी, जेडीयू के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या बलिदान दे देगी क्या बीजेपी? बलिदान, हाँ बिल्कुल। और सुरेश शर्मा अकेले नहीं उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। रंजन कुमार हैं जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और दोनों में 36 का रिश्ता है, अच्छा, सुरेश शर्मा और रंजन कुमार जी जी जी, एक दूसरे को नहीं सुहाते हैं। यानी कि कोल्ड वॉर हाँ, जारी हाँ, रहता कहा जाता है कि 2020 में साजिश भी हुई। ओह, तो रंजन कुमार जो हैं टिकट के बहुत प्रबल दावेदार हैं और नित्यानंद राय के करीब माने जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, तो इनकी चर्चा हो रही है। फिर देखिए ममता रानी है, ये प्रिंसिपल हैं आरबीएम कॉलेज की, इनकी चर्चा हो रही है बीजेपी से। राजेश वर्मा है, प्रदेश महामंत्री हैं, ठीक है, लेकिन अभी इनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थी, अच्छा, वीडियो वायरल हो गया था, जी, ठीक है ना। भिखू भाई दलसानिया के करीब माने जाते हैं, 20 सूत्री में भी हैं, अच्छा, लेकिन जब तस्वीर वायरल हो जाता है तो फिर क्या फिर क्या क्या होता होता है? हाँ, जी, तो यह समझने की बात होगी। तो यह भी समझना है कि देखिए यहाँ गैर भूमिहार को टिकट देना बीजेपी या जेडीयू के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा, राजेश वर्मा कायस्थ हैं, कायस्थों की संख्या घट गई है और जो संख्या है भी ना, उनके बाल बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं, मतदाता सूची में यहाँ हैं। फिर मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जिले में, उनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे, मीनापुर को छोड़ दीजिए, जहां भूमिहार जीत हार में मायने रखते हैं। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी या जेडीयू से गैर भूमिहार इसकी कल्पना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट क्या यह भी बताएंगे टिकट की टिक टिक और रेस में। तो हमारे दर्शकों को अभी इंतजार करना होगा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए अगली विधानसभा सीट पर हम जाएं, उससे पहले हम जिक्र करेंगे पीएम मोदी की रैली का। देखिए कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, मोदी जी बिहार आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हंगामा भी मचेगा। देखिए 24 अप्रैल को मोदी जी आ रहे हैं मिथिला, ठीक है, और मिथिला के बारे में हमने कहा है कि आजकल मिथिला को ही सब कुछ मिल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। संजय झा की व्यक्तिगत उपलब्धि है क्योंकि उन्हें काम कराना आता है। और 24 अप्रैल को बिहार के चुनाव का दृश्य क्या होगा यह स्पष्ट हो जाएगा, रोड मैप क्या होगा यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 24 अप्रैल की रैली इसलिए महत्वपूर्ण है समरीन जी कि हम पहली बार देख रहे हैं कि जेडीयू के लोग बीजेपी से ज्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना, जेडीयू के लोग। और पहले जब अमित शाह की रैली हो या नरेंद्र मोदी की रैली हो तो जेडीयू वाले भीड़ जमा करने में बहुत नहीं लगते थे, बिल्कुल। लेकिन इस बार तो इतनी ताकत लगा दी गई है कि पूछिए मत। ललन सिंह जिलों का दौरा कर रहे हैं, संजय झा जिलों का दौरा कर रहे हैं, जितने दावेदार हैं उनको कहा जा रहा है कि यदि 5,000 आदमी से कम लाए तो तुम्हारी दावेदारी क्या। तो यह दिखाना है कि बीजेपी से ज्यादा लोग जेडीयू के हाजिर हैं, अच्छा, ठीक है ना।
बड़ा अब मैसेज इसके देना क्या है। मायने हो सकते हैं? हम्म। अब इसके दो मायने हैं। देखिए, यह तो डिकोड होगा 24 अप्रैल को ही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है कि जेडीयू को क्या लग रहा है। हम्म। क्या जेडीयू को यह लग रहा है कि अमित शाह जी। जो संशय पैदा कर देते हैं, क्या 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी, क्लियर जो करेंगे। निशांत ने भी आपसे कहा कि अमित शाह ने तो कह दिया, कहाँ अमित कहा भाई? अंकल बोल के हाँ, गए हैं। हाँ, अमित अंकल बोल, किसको बोल के गए? तो बंद जी। कमरे में ही बोले होंगे। हम्म। तो क्या खुले मन से हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम्म। 2025 में चाहे सीटें जितनी हो, हम्म। यदि बहुमत मिलता है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान कर देंगे। बिल्कुल। और यदि इसका ऐलान हो गया हम्म। तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह सबसे बड़ी बात जिसकी उम्मीद जेडीयू वाले कर रहे हैं। हम्म। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन, हम्म। यह इसलिए कि जेडीयू की ख्वाहिश है कि हम बीजेपी से अधिक सीटों पर लड़ें। देखिए, वह तो 115 120 तक बात कर रहे हैं, लेकिन अंतिम ख्वाहिश ये होगी कि 1 2 3 4 5 कुछ तो ज्यादा मिल कुछ तो जाए। ज्यादा जी, कुछ जी। तो ज्यादा मिल बिल्कुल, जाए। हाँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो ये इसलिए भी शक्ति प्रदर्शन हो सकता है कि हम हैं। तो 24 अप्रैल की रैली पर नजर रखना होगा कि 24 अप्रैल को जब पीएम मोदी आ रहे हैं तो फिर वहाँ मंच नीतीश से। को, हाँ, वहाँ नीतीश कुमार भी बोलेंगे। वहाँ जी, नीतीश कुमार जी, भी बोलेंगे। जी, और नीतीश से बीजेपी डरती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल। कोई शक कोई ही एक बट नहीं। चुनाव के बाद जो है आपको करना है, सपना अपना करना है, कर पाइएगा, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व के बगैर यानी कि खामोश रहना पड़ेगा। खामोश रहना। लेकिन एक बात और स्पष्ट है जी। कि इस बार चुनाव सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, और नीतीश कुमार का नाम दूसरा नाम होगा, नरेंद्र मोदी का नाम पहला नाम होगा। पहला नाम पहला होगा नाम। मोदी जी, का, और बिल्कुल। दूसरा नाम होगा नीतीश का। जी। तो चलिए अब हम अगली विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं, और अगली विधानसभा सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रफीगंज की सीट। औरंगाबाद में रफीगंज। रफीगंज। ठीक है ना? चित्तौड़गढ़ तो ध ही गया। लोकसभा अभय कुशवाहा तो आ ही गए। चुनाव में अभय जी, कुशवाहा जी। चुनाव जीत गए। तो देखिए, यहाँ 2020 में निहालुद्दीन चुनाव जीते हुए हैं आरजेडी के। वही वाली बात है कि जहाँ माले और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ। हाँ, बिल्कुल। तो 63,325 मत लाकर चुनाव जीते थे। और यहाँ चिराग पासवान के उम्मीदवार प्रमोद सिंह दूसरे नंबर पर थे जी। एलजेपी के 53,896 मत लाकर। और जो निवर्तमान विधायक थे अशोक सिंह, मतलब 2015 के जीते हुए, 2010 में भी जीते थे जेडीयू के, वह तीसरे नंबर पर चले गए थे 26,833 मत लाकर। लेकिन खबर ये है, चलिए पहले आरजेडी की ही बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। आरजेडी से निहालुद्दीन फिर से रिपीट होंगे, इसमें कहीं कोई इफ्बत नहीं दिखता। बिल्कुल। और इंडिया ब्लॉक को लगता है कि जब से अभय कुशवाहा की जीत हुई है, यह सीट हमारे लिए और ज्यादा सुरक्षित हो गई है। अच्छा। क्योंकि निहालुद्दीन की जीत में 2020 में मुस्लिम और यादव ही थे और माले का समीकरण था। लेकिन जब अभय कुशवाहा चुनाव जीते हैं तो के भी आ गया। हाँ, के भी आएगा। बिल्कुल। मतलब हम देखिए, यह तो उस पर निर्भर करेगा कि किस तरीके का नेतृत्व और फला। क्योंकि देखिए, वहां तो इंडिया ब्लॉक में के को बोगी ही बनना है, इंजन नहीं बन सकता है ना। लेकिन के का कुछ भी मत मिला तो प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। पर अब यह एनडीए में, क्योंकि दूसरे नंबर पर लोजपा का उम्मीदवार था, तीसरे नंबर पर जेडीयू का था, तो क्या यह सीट जेडीयू छोड़ देगा? खबर यह है कि जेडीयू इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, एकदम साफ साफ कह दिया गया कि औरंगाबाद में रफीगंज नहीं छोड़ेंगे। यानी कि चिराग इधर मत देखें। चिराग को लड़ना होगा यदि सीट लेना है तो अब यदि जेडीयू नहीं छोड़ रहा है तो क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो अशोक सिंह जो 2010-2015 में जीते, 2020 में तीसरे नंबर पर चले गए, उन्हें फिर से लड़ाने की तैयारी है जेडीयू की ओर से। जी जी। और बीजेपी को भी शायद कोई आपत्ति नहीं है। तो अब देखिए, अशोक सिंह का भी इतिहास है। अशोक सिंह के पिता रामाधार सिंह हुआ करते थे। जब बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था तो रामाधार सिंह क्या थे सबको पता है। वह निर्दलीय विधायक भी हुए थे गुरुआ से। लेकिन चिराग पासवान क्यों छोड़ेंगे सीट को? भाई वो दूसरे नंबर पर थे जी। प्रमोद सिंह देखिए माल जाल वाले हैं, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक। यानी कि इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, तरह तरह का पैसा है, तरह तरह का पैसा है। जी जी जी। तो प्रमोद सिंह के लिए अब चिराग पासवान कितना लड़ पाते हैं और कितना अड़ेंगे? हाँ, कितना अड़ेंगे यह देखने की बात होगी। तो यहाँ तो ये स्थिति हो गई इंडिया ब्लॉक और एनडीए की। यहाँ भी जन सुराज पार्टी
जन सुराज पार्टी के लिए सबसे अधिक जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है उनका नाम है तजम्मुल खान। बिल्कुल तजम्मुल खान लगे हुए हाँ, हैं। ये पुराने जेडीयू के नेता हैं, मतलब हम्म, जेडीयू के पुराने नेता हैं, ये जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। अब तजम्मुल खान आएंगे तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर कितना मिलेगा आएगा, बिल्कुल, मिलेगा बिल्कुल। या फिर किसका गणित बिगाड़ेंगे, हाँ, हाँ, यह हाँ, बात भी समझ में आएगी। हम्म। ये स्थिति है। जी ये स्थिति है रफीगंज जी की। बिल्कुल। देखिए, आपने जिक्र कर दिया जनसुराज का, तो हम जिक्र कर लेते हैं प्रशांत किशोर का। जी। बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है, क्या करेंगे, कुछ कमाल करेंगे? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर खत्म तो नहीं हुए हैं ना। हाँ, देखिए प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया चौधरी नहीं है, प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह नहीं है, प्रशांत किशोर शिवदीप लांडे नहीं है, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर, और हमने तब भी कहा था कि जब हमने कहा कि रैली सुपर फ्लॉप हुई है, और उसके पहले भी एक दिन कहा था कि फैसला तो गांधी मैदान में नहीं होगा। देखिए यह गांधी मैदान बहुत सारी बातों की गवाही देता है। 1 मार्च 2020, 1 मार्च को नीतीश कुमार का जन्मदिन होता है। आरसीपी सिंह उस समय सर्वे सर्वा थे, बिल्कुल ठीक है। तो संगठन से लेकर सरकार तक में, और चुनाव था अक्टूबर नवंबर में। तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली करने का फैसला किया, ठीक है। और यह बात हुई कि बूथ लेवल तक कमेटी बन चुकी है। तो उस वक्त करीब 72,000 बूथ हुआ करते थे। तो जेडीयू के 72,000 बूथ से माना गया 20-20 आदमी की कमेटी थी, कम से कम 5-5 आदमी आएंगे। बिल्कुल, हाँ। तो यदि 5-5 आदमी आ गए 72,000 बूथ से, तो 3,60,000 आदमी तो हो गए, और लोग 15 से 20,000 मात्र थे। नीतीश कुमार पहुंचे थे, अच्छा। और उनका मूड खराब हो गया था जन्मदिन के दिन। अरे, और वहीं से आरसीपी सिंह का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो नीतीश कुमार तो खत्म नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तो प्रशांत किशोर अभी खत्म नहीं हुए, यानी कि टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है हम ना कहें, लेकिन प्रशांत किशोर एक फैक्टर है। हम यह नहीं देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर नंबर 1 है, नंबर 2 है, लेकिन प्रशांत किशोर के खेल के कारण कौन क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर अब बिहार बदलाव रैली लेकर के जिलों में जा रहे हैं। अब जिलों में देखिए, क्योंकि प्रशांत किशोर को अपनी गलतियों का एहसास भी हुआ होगा, हमने कहाँ गलती की। बिल्कुल। हाँ, प्रशांत किशोर ने क्यों ब्यूरोक्रेसी के लोगों पर ज्यादा विश्वास कर लिया। देखिए बिहार में 2 तरह के लोग रहते हैं जी। एक जिनके पास बहुत काम है, लेकिन वे बहुत कम लोग हैं, उनके पास रैली में जाने का वक्त नहीं होता है। हाँ। और दूसरे लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, वे रैली में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दामाद की तरह लाना होगा। आपको बताएं, देखिए हम फिर बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर को उस दिन रैली में माफी मांगकर नहीं आना था। प्रशांत किशोर को अपनी बातें कहनी थी, क्योंकि जितने लोग गांधी मैदान में नहीं थे उससे कई 100 गुना लोग विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो बिहार के वैसे लोग हैं जो देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, जो एम्बिशस क्लास है, जिनके बारे में हमने कहा कि उन्हें जाने का वक्त नहीं है, वह इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रशांत किशोर क्या कहेंगे। तो प्रशांत किशोर खत्म नहीं हुए हैं, और प्रशांत किशोर लगातार लगे रहे। तो प्रशांत, और आपने देखा ही अभी सी वोटर का सर्वे आया, बिल्कुल। प्रशांत किशोर इन तमाम दूसरे नंबर पर 17% तक पहुंच गए, और 5% तेजस्वी यादव कम हो गए। ठीक है, नीतीश कुमार भी 3% कम हो गए, चिराग पासवान बढ़े, सम्राट चौधरी बढ़े। तो गांधी मैदान इतिहास नहीं लिख सकता है ना। हाँ, ठीक है ना। तो व्यावहारिक बनना होगा, प्रशांत किशोर को यह समझना होगा कि कैसे गलती हुई, किन लोगों ने उनके साथ। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हमने लालू यादव को रैलियां करते देखा है। लालू यादव तो रैलियों के बादशाह रहे हैं ना। लालू यादव के पास कोई आता था कि अच्छा कितने लोग लेकर आएंगे आप, 10,000 आदमी, बोला लिखो 200 आदमी, 200 आदमी। जी। तो 200 आदमी, तो उस व्यक्ति को लगता था चूंकि उसे राजनीति करनी है कि लालू जी हमको 200 आदमी के लायक मान रहे हैं, तो 500 लेकर के आता था, 500 लेकर के आता।
दूसरी जो भूल हुई कि भाई प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों के नाम संदूक में बंद करके रखे थे, तो लोगों ने दावेदारी का पर्चा भर दिया, उस पर आप कोई नोटिस ही नहीं ले रहे थे। यदि वो नाम खुलने शुरू हो जाते तो कंपटीशन तो बढ़ जाता, कंपटीशन तो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो चलिए अंतिम सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है टिकारी की सीट। टिकारी की सीट गया जिले में, बिल्कुल, और लोकसभा औरंगाबाद, ठीक है ना। तो टिकारी की सीट का हाल ये है कि वहां हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चुनाव जीते हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो हम पार्टी एनडीए का हिस्सा है, और हम पार्टी के ही खाते में यह सीट रहेगी, और अनिल कुमार ही उम्मीदवार होंगे, इसमें कहीं कोई इफबट नहीं है। अनिल कुमार 2015 में चुनाव हार गए थे, ठीक है ना। और आपको जानकारी मिलनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2015 में ये अभय कुशवाहा से चुनाव हारे थे। अभय कुशवाहा 2015 में यहाँ विधायक बने थे, और जेडीयू से, जी। और 2020 में चले गए थे बेलागंज में, तो वहां हुए सुरेंद्र यादव से हार गए थे। हाँ, ठीक है ना। अब विधायक से हारना नियति में लिखा था कि उन्हें आगे सांसद बनना है, तो फिर वो सांसद बन गए। अब देखिए, अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ किसको टिकट मिलेगा इंडिया ब्लॉक से। तो टिकारी में 2020 में कई खेला हुआ, ठीक है। इंडिया ब्लॉक मतलब महागठबंधन के तमाम दलों की नजर थी। एक कमलेश शर्मा थे, जिनका टिकट माना जा रहा था कि आरजेडी से कंफर्म है। अच्छा। ठेकेदार हैं, ठीक है ना, इधर उधर से बहुत पैसा कमाए हैं। लेकिन चाणक्य होटल के भीतर क्या हुआ, यह खबरें बाहर आ गई। अच्छा। और फिर ग्रहण लग गया, ठीक है। तो आपको डील जो है ना, वह भी बहुत सोच समझ करनी होगी। जी। फिर देखिए, यह सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर मदन मोहन झा। उन्होंने डॉक्टर अशोक गगन को, जो पटना जिले के बिहटा के अम्हारा के रहने वाले हैं, जी, उनको टिकट दे दिया। बवाल हो गया, पटना वाले टिकारी लड़ने आएंगे। तो फिर यह टिकट कटा, और वहां सुमंत कुमार को टिकट मिल गई। तो अनिल कुमार ने सुमंत कुमार को हरा दिया। 70,359 मत लाकर अनिल कुमार को आया, और सुमंत को आया 67,729। और कमलेश शर्मा, जिनके बारे में हमने कहा कि वो आरजेडी का टिकट नहीं ले पाए, वो चिराग पासवान के हनुमान बन गए। अच्छा, एलजेपी के, जी। तो वो ले आए 6,385 मत, ठीक है ना, 6,385 मत। अब स्थिति यह है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में फिर से रह सकती है, लेकिन सुमंत कुमार को टिकट मिलेगा, इस पर हमें संदेह है जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं। यहाँ देखिए, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और ताऊ वाले कांग्रेसी नेता, अच्छा, पूर्व मंत्री, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रहे, और लालू यादव से भी तनकर बात करने वाले राम जतन सिन्हा की चर्चा हो रही है। अच्छा, जी। राम जतन सिन्हा, अखिलेश प्रसाद सिंह जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने उन्हें फिर से वापस कांग्रेस में लाया था। तो राम जतन सिन्हा चाहते हैं कि हम अपने बेटे को लड़ा दें। उनके बेटे का नाम अमित कुमार है, ठीक है ना, लेकिन चर्चा अधिक, और ये दोनों पूरे टिकारी इलाके में जहां शादी विवाह शोक श्राद्ध है वहां जा रहे हैं। तो राम जतन सिन्हा और अमित की चर्चा सबसे अधिक है। लेकिन अखिलेश सिंह अध्यक्ष पद से हटे हैं, राजेश राम बने, नए समीकरण क्या होंगे मुझे नहीं पता। और सत्येंद्र शर्मा कांग्रेस से, ये पूर्व जिला परिषद हैं, माऊ के रहने वाले, इनकी चर्चा भी कांग्रेस से है, मतलब टिकारी के ही है। और जो कमलेश शर्मा, जो हमने कहा कि चाणक्य होटल, और फिर डील सोच समझ फिर वो एलजेपी से लड़ गए, जी। तो हैं तो ये भी एलजेपी में, लेकिन ये किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं। अच्छा, ये किसी भी पार्टी, यानी कि खुला हुआ है, खुला हुआ, ठीक है, ये किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं। अब देखिए, आरजेडी में हमने कहा आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। शिव बच्चन यादव है, पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक है। खबर है कि लालू यादव से मिलने बीमार हैं लालू यादव, वहां दिल्ली भी गए थे। लेकिन ये जो अभय कुशवाहा चुनाव जीते, टिकारी के पहले पूर्व विधायक भी रहे, ये किसी कुशवाहा को यहाँ लाना चाहते हैं। अच्छा, आरजेडी से, ठीक है। किसका नाम अभी पता नहीं चल रहा है। वैसे बागी कुमार वर्मा कभी कुर्था के विधायक हुआ करते थे, उनके बारे में भी खबर है कि उनकी नजर भी इधर है। फिर महेश यादव, एक्स एमएलए महेश यादव, जो बेलागंज पर एक बार उपचुनाव हुआ था, चुनाव जीत गए थे। इनके बेटे हैं जितेंद्र यादव, अभी बेलागंज से टिकट चाह रहे थे आरजेडी का, यंग है, डायनेमिक है।
तो वह भी चाहते हैं टिकारी से चुनाव लड़ना। इसी तरीके से आरजेडी से परवीन शर्मा, क्योंकि यह समझा जाता है कि यह भूमियार हैं, काफ़ी हैं, तो परवीन शर्मा सुरेंद्र यादव के बहुत करीबी हैं और लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, तो परवीन शर्मा की चर्चा भी है। बाकी तो टिकट की टिक और रेस में हम लोग बताएंगे ही, लेकिन टिकारी एक हॉट सीट है, बिल्कुल है। और जी। हाँ, गया और जहानाबाद और उस इलाके में, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और यह सीट ऐसी जहां एनडीए ने जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि देखा ही था आपने कि मगध और शाहबाद में क्या मतलब हुआ था? सुपरा ही साफ हो रहा था बिल्कुल। एनडीए के उम्मीदवारों का 2020 में। हाँ, तो टेकारी है, जैसे जीतन राम मांझी इमामगंज में चुनाव जीत गए थे, कुछ ही सीटें थी ना जिस पर जीत मिली थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब देखना होगा। जी बिल्कुल देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।